हेलो स्टूडेंट। मैं ज्योति भाटी आज नए सेशन के साथ आपके सामने हूँ। इसमें हम कक्षा 12वीं का इतिहास सब्जेक्ट के लेसन 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसका हम पहले भी एक भाग जो है वो कर चुके हैं और आज हम दूसरे भाग करेंगे। पहले भाग में हमने स्रोत के प्रकार के बारे में जाना था और कितने प्रकार के थे, जैसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत 2 प्रकार के हैं। और स्रोत होते क्या हैं, स्रोत जैसे जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है उनको 2 भागों में रखा गया है। साहित्यिक स्रोत का मतलब लिखा हुआ इतिहास, और पुरातात्विक स्रोत का मतलब जैसे जो हमें चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत को भी आगे जो है कई भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी हम साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, वंशावलियाँ। जैसे कल हमने जाना था धार्मिक साहित्य क्या है। धार्मिक साहित्य मतलब जो वे साहित्य जो कि धर्म से, जैसे धर्म के जो नियम हैं उनसे जुड़े हों थे। इसको 3 भागों में जैसे बांटा गया था: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। और धर्मेतर साहित्य मतलब जो धर्म से परे, मतलब वे साहित्य है जो कि धार्मिक जो चीज़ें थी उनसे परे थे, उनको किस में रखा गया? धर्मेतर साहित्य में रखा गया। इन्हें धार्मिक विषयों से बिल्कुल ही परे रखकर रचाया गया है और इसलिए इसका नाम धर्मेतर साहित्य जो रखा गया है। तीसरा हमने वंशावलियों के बारे में जाना था। वंशावलियाँ एक पोथियाँ हैं जिनमें हमें हमारे पूर्वजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे, कैसे उनका जीवन काल कैसा था, उनका रहन सहन, उनका व्यावसायिक सामाजिक जो कार्य था वो किस प्रकार का था, इन सब के बारे में हम जानते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट, जैसे धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमने पिछली पहले वाली क्लास में जो है वो पढ़ा था कि ब्राह्मण साहित्य में ऐसे वेदों का वर्णन दिया गया था। और आज हम जानेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक ये बने किससे हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन 3 पिटक के कारण यही क्या नाम दिया गया? त्रिपिटक नाम दिया गया है। और इसी में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत, नियम और जो आचरण है, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जातक नामक एक ग्रंथ है जिसमें जो गौतम बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की जो भी कथाएं थी उन सब का क्या संग्रहण किया गया है इसमें। और उसके आगे दीपवंश में, महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। मिलिंद पन्हों में यूनानी शासक मिलिंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है, तथा अश्वघोष के बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद काव्य से हमें गौतम बुद्ध का जो जीवन चरित्र व जो उनकी शिक्षाएं थी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ये बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य में हमें बौद्ध धर्म के जो भी नियम हैं, नियम क्या रहे, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके आगे हम जानेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में आगम को सबसे प्रमुख माना गया है और आगम में जो है 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 10 प्रकीर्णन, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मुह सूत्रों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मतलब जो आगम है उसे कितने भाग में जो बांटा गया है और किस प्रकार से हमें जैन साहित्य के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त होती है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद में परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंध के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद में आचारण सूत्र में जैसे जैन साधु के आचार व्यवहार से संबंधित जो भी नियम है उनका संकलन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान के जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम जीवन काल में किस प्रकार से जैन धर्म को अपना लिया था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तथा उनके आगे का जीवन किस प्रकार का रहा इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद में हम जानेंगे धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, जो साहित्य धर्म से परे रखकर रचे गए उन्हें क्या कहा गया? धर्मेतर साहित्य। इनमें धार्मिक विषयों से इनको बिल्कुल ही परे रखा गया, तथा इसके भी आगे जैसे भाग बताए गए हैं: ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, इन सब में इनको रखा गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ, कलहन की राज तरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 1150 ईस्वी में हुई थी और इसमें हमें 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का जो इतिहास है वह
प्राप्त होता है। कल्हन की जो के द्वारा रचित जो ग्रंथ था राजतरंगिणी, इसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी कल्हन के द्वारा, और इसमें हमें 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो चाणक्य थे, चाणक्य को हम उनको टेलिया और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की जो है रचना करी, जिसमें कि मौर्यकालीन जो समाज था, मौर्यकालीन जो शासन था, उनके शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उनका सामाजिक व धार्मिक जीवन किस प्रकार से जो था, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बाणभट्ट की जो ग्रंथ हर्ष चरित्र से हमें हर्ष की उपलब्धियाँ, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जो स्थितियाँ थी, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में विशुद्ध जो साहित्य ग्रंथ था, जिसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का जो है मालविकाग्नि मित्रम और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, इसके अलावा शूद्र का मृच्छकटिकम, ये भारतीय जो इतिहास है जिन पर प्रकाश डालने वाले क्या है, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा था? क्षेत्रीय साहित्य। इसमें प्राचीन तमिल साहित्य, जिसे कि संगम साहित्य जो है कहा गया है, इसमें चोल व जो पल्लव शासक थे, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और क्षेत्रीय साहित्य में जो राजस्थान का इतिहास है, उसमें उसके बारे में भी जो है काफ़ी हमें पता चलता है, उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। वैसे जो राजस्थान का इतिहास है वह एक विस्तृत इतिहास है, एक काफ़ी फैला हुआ इतिहास है, और जिसके बारे में जो है काफ़ी जो साहित्य हैं वे लिखे भी गए हैं। चंद्रबरदाई के जैसे पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिशन के वंश भास्कर, नैन्सी कृत से नैन्सी विख्यात आदि क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके बाद विदेशी विवरण। भारत का जो इतिहास है वह प्राचीन काल से ही जो है विदेशी जो इतिहासकार हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता हुआ रहा है, तथा भारत में कई जो है विदेशी आए हैं जिन्होंने आकर के यहाँ पर इतिहास की जो है खोज करी है, जिसमें जैसे कि भारत जैसे इतिहास का जो पिता जिसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, वे यहाँ पर 5वीं शताब्दी में आए तथा उन्होंने यहाँ पर आकर के भारत का जो इतिहास है उसके बारे में विस्तृत विवरण जो अपनी साहित्य था उसमें लिखा। इसके अलावा हेरोडोटस के अलावा यहाँ पर एरियन, एरिस्टोबुलस, प्लिनी, स्ट्रेबो, ये सब भी आए तथा इन्होंने भी भारत के इतिहास के बारे में विस्तृत जो है जानकारी प्राप्त करके उन्होंने जो है साहित्यों में लिखा, ग्रंथों में लिखा, जिससे कि जो है आज देश विदेश में हमारे जो साहित्य भारत का इतिहास है उसके बारे में जाना जाता है। इसके अलावा यूनानी साहित्य में मैक्सिनीज की जो पुस्तिका है इंडिका, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज व आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर दूसरा कौन सा था? चीनी साहित्य। इसमें फायान की यात्रा वृतांत से, जो फायान है वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत में आए थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त जो द्वितीय का जो शासन था उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करके उन्होंने जो अपने यात्रा वृतांत में लिखा। इसके बाद में वहेनसांग की जो पुस्तक है सीयूकी से हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है हमें। फिर तिब्बती वृतांत में कग्यूर ग्रंथ और तग्यूर ग्रंथ जो है, ये दोनों तिब्बती वृतांत के हैं, जो कि तारानाथ जो कृत काव्य है वहाँ से लिए गए और ये उपयोगी काफ़ी माने जाते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है वंशावलियों के बारे में जैसे हम पहले भी जो है जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि वंशावलियाँ क्या हैं। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है, और यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग की घर घर जाकर प्रमुख जो लोग होते थे उनकी उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि की रचना से लेकर उसके जो पूर्वज की जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक जो भी घटनाएं थी उन सब का वर्णन करते हुए जो है पोथियाँ जो है तैयार की जाती थी। उस व्यक्ति का जो वंश क्रम हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी गई पोथियों में अंकित करते थे, तथा वंश आदमियों के अध्ययन से ही हमें ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। उसमें वंशावली में हमें पता चलता है कि हमारे जो वंशज थे उनका रहन सहन कैसा था, उनका धार्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक जीवन कैसा था, उस समय की होने वाली जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो क्या थी, उस समय में प्रचलित क्या कुछ था, इन सब के बारे में हमें जानकारी वंशावलियों से प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि वंशावली एक त्रुटि रहित जो ग्रंथ है, जिसे कि हम हमारे पूर्वजों के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारी पौराणिक जो इतिहास वो किस प्रकार के रहा, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ यहाँ से हमें पता चल सकता है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था।
इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कौन से हैं। जैसे धार्मिक साहित्य व धर्मेत्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन है त्रिपिटक कौन से हैं। जैन साहित्य के बारे में समझाइए। चौथा कल्हण के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं तथा इसमें वर्णन किसका किया गया है। पांचवा तिब्बती वृत्तांत के उपयोगी ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न जो है ये आपको मदद करेंगे ये जो लेसन है इसको समझने में और याद करने में। तो दोस्तों हमारा ये यहीं तक ही था। अगर आप आगे भी मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास है उसके बारे में आपको पता चल सके। और ये अभी जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो अपना समय व्यर्थ ना करें, घर में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।